हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एचटेट टीजीटी साइंस का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी होने वाला है। आज हम कवर करेंगे एचटेट मॉक टेस्ट 3। इससे पहले मैं आपको 2019 से लेके 2023 तक आपके जितने भी एचटेट टीजीटी साइंस के बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कवर करा चुकी हूँ। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए थे वो मैं आपको कवर करा चुकी हूँ और उनके एमसीक्यू फॉर्मेट भी मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। वो आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना है। आपको अपना एचटेट मॉक टेस्ट 3 में अपना स्कोर ज़रूर लिखना है कि आपका क्या स्कोर रहा। पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज। तो जो मसल्स है हमारी, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, मायोलॉजी या फिर नेफ्रोलॉजी। तो देखो, जो एल्गी की स्टडी होती है, जो हम अपनी एल्गी को पढ़ते हैं, उसकी स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। हमारी जो फंजाई होती है उसकी स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी, और हमारी मसल्स की स्टडी को हम क्या बुलाते हैं? मायोलॉजी बुलाते हैं। और नेफ्रोलॉजी हम किसको बुलाते हैं? आपको पता है हमारी किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसका नाम क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन की स्टडी, किडनी की स्टडी, किडनी में होने वाली बीमारियों की स्टडी, ये सब क्या कहलाती है? नेफ्रोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ ओजोन होल। तो आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा कि ओजोन होल का मीनिंग क्या होता है। तो ओजोन होल किसको बोलते हैं? Creation of a large-sized hole in the ozone layer, small holes scattered in the ozone layer, thinning of ozone layer in the upper reaches of the atmosphere, hindrance in the production of ozone from the molecular oxygen in the higher level of atmosphere। तो देखो, जो हम ओजोन होल बार बार सुनते रहते हैं, जो कहाँ से दिखाई देता है? अंटार्कटिका से दिखाई देता है। ओजोन होल का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत बड़ा सा कोई छेद हो गया है या फिर छोटे छोटे छेद हो गए हैं। इसका मतलब होता है कि आपकी जो ओजोन लेयर है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने का काम करती है, वो पतली होती जा रही है, थिन होती जा रही है। तो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर को हम क्या बोलते हैं? ओजोन होल टर्म करते हैं। नेक्स्ट है, लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट रिमेन एट इट्स पीक लेवल एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। तो आपको पता है ह्यूमन फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। और उसमें जो ओव्यूलेशन होता है, ओवा का रिलीज होता है, वो कौन से दिन पे होता है? अराउंड 14 से 15वें दिन होता है। 14 डे पे हम मानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि ओव्यूलेशन के टाइम पे कौन सा जो हार्मोन है वो पीक लेवल पे नहीं रहता। तो आपको पता है जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो तो पीक पे रहता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज बोलते हैं। एफएसएच जो होता है वो भी पीक पे रहता है इस दौरान। ईस्ट्रोजन का लेवल भी हाई ही रहता है, ठीक है, जब ओव्यूलेशन हो रहा होता है। लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो हाई लेवल पे नहीं होता है। जैसे ही क्या रिलीज हो जाता है? ओवर रिलीज हो जाता है, एक रिग्रेसिंग बॉडी बचती है। ग्राफिन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और वो कॉर्पस ल्यूटियम किसको रिलीज करना शुरू करता है? प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को रिलीज करना शुरू करता है। तो जिस दिन ओव्यूलेशन हो रहा है उस दिन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई नहीं रहता है, लेकिन अब बाकी के जो डे होंगे उसमें आपके प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई रहेगा। ईस्ट्रोजन का लेवल भी अब नीचे चला जाएगा, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद ईस्ट्रोजन का लेवल नीचे जाना शुरू हो जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ऊपर जाना शुरू हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करना शुरू करता है। उसके अलावा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को हम क्या बुलाते हैं? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन बुलाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? जाकर एंडोमेट्रियम लेयर को नरिश करने का काम करता है, स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। इसलिए हम प्रोजेस्ट्रॉन को क्या बुलाते हैं? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन बुलाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड इन द केस ऑफ ह्यूमन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपको बताना है कि ह्यूमन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म्स का फॉर्मेशन। तो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा आपको डिप्लॉयड देखने को मिलेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, सर्टोली सेल्स या फिर स्पर्मेटोजोआ। तो देखो, जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये तो डिप्लॉयड नहीं होगा। स्पर्मेटिड्स के अंदर भी कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 होते हैं। तो ये भी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। स्पर्मेटोजोआ भी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। लेकिन जो हमारी सर्टोली सेल्स होती है वो कैसी होती है? नेचर में डिप्लॉयड रहती है। स्पर्मेटोगोनियम, जिससे सारा का सारा प्रोसेस शुरू होता है, वो भी क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। आपका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो भी क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। उसके बाद क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, जो क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। उसके बाद क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स बनते हैं, वो भी क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। उसके बाद क्या बनता है? स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, वो भी क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी सेल डिप्लॉयड है और कौन सी सेल हैप्लॉयड है। नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक प्लेस बिटवीन। तो जब है ना रेस्पिरेशन हो रहा है, गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है, तो वो किसके बीच में होता है? एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई एंड एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एंडोथेलियम ऑफ
alveoli and endothelium of blood capillary, endothelium of alveoli and epithelium of blood capillary। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वो कहाँ पर होता है, लंग्स में जो हमारी एल्वलाई होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, एल्वलाई का कौन सा टिश्यू होता है, एपिथेलियम टिश्यू होता है, और जो आपकी ब्लड कैपिलरी होती है उसके अंदर क्या मौजूद रहता है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी मौजूद रहता है। इनके बीच में क्या हो रहा होता है, गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। जो हमारा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है वहां पर मैंने आपको ये बात पढ़ा रखी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज विटामिन के। तो आपको मैंने ना विटामिन का एक लेक्चर करा रखा है जिसमें मैंने आपको विटामिन के सारे साइंटिफिक नेम बताए हैं, उनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज बताई है। तो आपको बताना है कि विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफिरोल, साइनोकोबालामाइन, टोकोफिरोल या फिर फाइटोडायोन। तो आपको पता है विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या होता है, फाइटोडायोन होता है। कैल्सीफिरोल किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है। साइनोकोबालामाइन किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है, जिसकी वजह से आपको कौन सी बीमारी होती है, पर्नीशियस एनीमिया नाम की बीमारी होती है अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। टोकोफिरोल किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। नेक्स्ट है टू विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइलम प्लूरोब्रेंचिया बिलोंग्स। तो आपको बताना है कि जो प्लूरोब्रेंचिया है ये किससे बिलोंग करता है, किस फाइलम से बिलोंग करता है, सीलेंट्रेटा से, टीनोफोरा से, मोलुस्का से या फिर हेमिकॉर्डेटा से। तो आपको पता है प्लूरोब्रेंचिया एंड सिटानोप्लाना ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, टीनोफोरा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है फंजाई मशरूम बिलोंग्स टू। तो आपकी जो फंजाई मशरूम होती है, मशरूम आप खाने के लिए यूज करते हैं ना, मशरूम की आप सब्जी बनाते हैं, ठीक है, अपने पिज्जा में यूज करते हैं, बहुत सारी जगह पे हम मशरूम को यूज करते हैं। तो जो मशरूम है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज से, बेसिडोमाइसिटीज से, ड्यूट्रोमाइसिटीज से या फिर फाइकोमाइसिटीज से। तो देखो जो हमारी एडिबल मशरूम होती है वो किससे बिलोंग करती है, बेसिडोमाइसिटीज से बिलोंग करती है। सैक फंगी हम किसको बुलाते हैं, एस्कोमाइसिटीज को बुलाते हैं, और इम्परफेक्ट फंजाई हम किसको बुलाते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज को बुलाते हैं। मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ जब भी मैं कोई क्लास करती हूँ, लेकिन कोई भी उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं करता है। तो आप मुझे दोबारा से बताएंगे कि ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बुलाते हैं। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ हॉर्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर अ कैलस टू डिफरेंशिएट आर। तो जब भी कभी आप लैब के अंदर है ना प्लांट्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको है ना किस मेथड से उगाते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन के मेथड से उगाते हैं, कैलस को डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपको बताना है कि उस प्लांट को प्रोपगेट करने के लिए, उसके कैलस को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको कौन से हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन, ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन या फिर इथिलीन एंड ऑक्सिन। तो आपको पता है कि अगर हम अपने कैलस को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उसके अंदर रूट इनिशिएट हो जाए, शूट इनिशिएट हो जाए, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन से हार्मोन्स का पेयर हम यूज करते हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का पेयर हम यूज करते हैं। आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन शूट प्रमोशन में हेल्प करता है और कौन रूट प्रमोशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन। तो सेमिनल प्लाज्मा जो होता है, सीमेन जो है जब वो प्लाज्मा के साथ मिक्स हो जाता है, उनके मिक्सचर को हम क्या बुलाते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बुलाते हैं। तो उसके अंदर क्या आपको देखने को मिलता है, ग्लूकोज, सोडियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, फ्रक्टोज, सोडियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, सुक्रोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स या फिर फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। तो आपको पता है सेमिनल प्लाज्मा के अंदर कौन सी शुगर देखने को मिलती है, हमें फ्रक्टोज देखने को मिलती है, ग्लूकोज मौजूद नहीं होती है। तो फ्रक्टोज वाले हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद सोडियम होता है कि कैल्शियम होता है। तो क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा किस में रिच होता है, कैल्शियम में रिच होता है, ठीक है। तो फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा गया है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आपको जरूर कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। नेक्स्ट है अरेंज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्ली टू द रीसेंट। तो आपको है ना साइंटिस्ट ने जो जो चीज़ों की डिस्कवरी की है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉर्म करना है, सबसे पहले किस चीज़ की डिस्कवरी हुई और सबसे बाद में किस चीज़ की डिस्कवरी हुई। रॉबर्ट ब्राउन, लुईन हॉक, रॉबर्ट हुक, पुरकंजे, शेल्डन एंड श्वान एंड वर्चो। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लुईन हॉक, पुरकंजे, शेल्डन, वर्चो एंड श्वान। रॉबर्ट हुक, लुईन हॉक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकंजे, वर्चो, शेल्डन एंड श्वान। रॉबर्ट हुक, लुईन हॉक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकंजे, शेल्डन एंड श्वान एंड वर्चो। तो आपको पता है सबसे पहले किसकी डिस्कवरी हुई थी, डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी, जो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक वाले दो ऑप्शंस है। उसके बाद क्या हुआ था, आपकी लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई, जो किसने की थी, लुईन हॉक ने की थी, वो भी दोनों में ठीक है। उसके बाद किसकी डिस्कवरी हुई है, आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है, जो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, तो ये भी मैच कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ था, प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया गया था, जो किसने दिया था, पुरकंजे ने दिया था, तो ये भी मैच कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ था, क्या वर्चो ने पहले किया और उसके बाद शेल्डन एंड श्वान ने काम किया,
ठीक है। तो आपको पता है उसके बाद क्या आया था, आपकी सेल थ्योरी आई थी। सेल थ्योरी किसने दी थी, शेल्डन एंड शॉन ने दी थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4th होगा। और उसके बाद जो हमारी सेल थ्योरी थी उसके अंदर एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड की गई थी कि जो हमारी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। वो लाइन किसने ऐड की थी, वर्चो ने ऐड की थी। ठीक है, तो ये है हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट ऑर्डर, जो आपकी 9th क्लास का जो सेल चैप्टर है वहां पर दिया हुआ है एक बॉक्स के अंदर। आपको लगेगा कितना टफ क्वेश्चन है, लेकिन वहां से दिया गया है। नेक्स्ट है, कॉर्म इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ, बर्ड, स्टेम या फिर रूट। तो देखो आप बहुत सारे नाम सुनते हो, कॉर्म, ट्यूबर्स, बल्ब। ठीक है, तो कॉर्म जो है वो किसकी मॉडिफिकेशन है, तो कॉर्म किसकी मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम की मॉडिफिकेशन को हम क्या बुलाते हैं, कॉर्म बुलाते हैं। नेक्स्ट है, फाइबर्स ऑफ कॉटन आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो कॉटन का फाइबर आपको मिलता है, जो कॉटन के कपड़े आप पहनते हो, वो आपको किससे मिलता है, बार्क से, कैलिक से, सीड कोट से या फिर पत्तियों से। तो आपको पता है जो हमारा जूट होता है, हेम्प होता है, फ्लेक्स होता है, वो सब हमें किससे मिलता है, बार्क से मिलता है। लेकिन जो हमारा कॉटन होता है वो हमें किससे मिलता है, सीड कोट से मिलता है। जो हमारे कॉटन के ऊपर फ्लावर बर्ड आता है, उसके जो सीड होते हैं उसके बाहर आपको क्या देखने को मिलता है, कॉटन के फाइबर देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो कॉटन के फाइबर हम सेपरेट कर लेते हैं और बीजों को हम अलग कर देते हैं। ठीक है, तो सीड कोट से हमें मिलते हैं क्या, कॉटन। नेक्स्ट है, द एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन। तो जब भी कभी आपकी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है तो कौन सी एंटीबॉडी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, IgA, IgG, IgE या फिर IgM। तो बहुत बार एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये किसी भी एग्जाम में। ठीक है, साइंस का जो भी एग्जाम आ रहा होता है ना, इवन जीके में भी पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत बार। तो एलर्जिक रिएक्शन के अंदर जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है वो क्या होती है, IgE होती है। अब ये बाकी की एंटीबॉडी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो IgA जो होती है, मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसके अंदर IgA आपको देखने को मिलेगी। आपकी बॉडी फ्लूइड्स में, सिक्रीशंस में देखने को मिलती है IgA। IgG जो है वो क्या कर सकती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और बेबी को जाके इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। IgM जो है वो पहली ऐसी एंटीबॉडी होती है, जब न्यूबॉर्न पैदा हो जाता है तो सबसे पहली एंटीबॉडी जो वो खुद सिंथेसाइज करता है वो कौन सी होती है, IgM होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन सी एंटीबॉडी कहाँ पर मिलती है, उनका क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट है, रिप्रोडक्शन इज अ मेथड बाय विच वन ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, इट कैन अकर विद इन मेंबर्स ऑफ। तो आपको पता है रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या होता है, आप अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं। तो मोस्टली वो किसके मेंबर्स के बीच में होता है, फैमिली मेंबर्स के बीच में, ऑर्डर के बीच में, जीनस के बीच में या फिर स्पीसीज के बीच में। तो देखो जब भी कभी आप स्पीसीज की डेफिनेशन पढ़ते हो तो वो क्या होती है कि इसके मेंबर्स आपस में क्या कर सकते हैं, इंटर ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हमें किसके बीच में देखने को मिलता है, स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, द ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट रिप्रोड्यूस इज। तो आपको बताना है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम जो रिप्रोडक्शन नहीं करता है, कॉकरोच, स्पाइरोगायरा, म्यूल या फिर फंजाई। तो देखो कॉकरोच के बच्चे तो आपने बहुत बार देखे होंगे, तो वो तो रिप्रोड्यूस करता है। स्पाइरोगायरा क्या करती है, डिफरेंट पीसेज में टूट जाती है और रिप्रोड्यूस करती है। फंजाई भी बहुत सारे मेथड से रिप्रोड्यूस करती है, स्पोर्स भी बनाती है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन भी दिखाती है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, प्लाज्मोगेमी भी होती है। ठीक है, लेकिन जो म्यूल होता है, म्यूल कौन होता है, खच्चर होता है। जब भी कभी आप पहाड़ों पे जाते हो तो आप पहाड़ पे चढ़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, खच्चर का इस्तेमाल करते हो। तो जो म्यूल होता है, जो हमारे छत्ते में रहने वाली वर्कर भी होती है, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वो गिव्स द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, देखो जब भी कभी आप किसी का साइंटिफिक नेम लिखते हो तो उसके है ना दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जीनस और एक होती है स्पीसीज। जैसे कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम देखिए, होमो सेपियंस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो कंपोनेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो ये किसने दिया, ग्रेगर मेंडल ने, रॉबर्ट हुक ने, कार्ल लिनियस ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने। तो देखो ग्रेगर मेंडल को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जेनेटिक्स के लॉस दिए थे। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डेड सेल की डिस्कवरी की थी, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, कार्ल लिनियस ने क्या दिया है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है। और चार्ल्स डार्विन को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन का फादर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन सही करना चाहते हो ना, तो दो तरीके होते हैं, या तो आपको करेक्ट आंसर मालूम हो या फिर बाकी सब ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर पाओ, क्योंकि आपको पता हो कि उन्होंने क्या कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश इज द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी। तो आपको बताना है कि किसका रिलीज होता है, तो आपको बताना है कि सेकेंडरी oocyte जो है वो किस प्रोसेस के दौरान रिलीज होता है, फर्टिलाइजेशन, oogenesis, परमेटोजेनेसिस या फिर ओव्यूल्यूशन। आपको पता है सेकेंडरी oocyte हमारी बॉडी से कब रिलीज होता है, ओव्यूल्यूशन के दौरान। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है उसके अंदर से जो ओवर रिलीज हो रहा होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। ठीक है, तो ओव्यूल्यूशन के दौरान सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है ओवरी।
नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड बाय द, तो आपको बताना है कि ऑक्सीटोसिन को कौन रिलीज करता है, एडिनोहाइपोफिसिस, जोना ग्लैमेरुला, न्यूरोहाइपोफिसिस या फिर पैरा इंटरमीडिया। ठीक है, तो आपको पता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसको रिलीज करने का काम कौन करता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट है, ठीक है, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफिसिस बोलते हैं, और हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो क्या कहलाता है, न्यूरोहाइपोफिसिस कहलाता है। और न्यूरोहाइपोफिसिस क्या करता है, दो हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है, एक होता है हमारा ऑक्सीटोसिन और एक होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बुलाते हैं। उसके अलावा ये जो पार्स इंटरमीडिया है ये सिर्फ एक ही हार्मोन को रिलीज करता है, जिसका नाम आप मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे कि ये किस हार्मोन को रिलीज करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इकॉर्निया क्रैसिपस, तो इकॉर्निया क्रैसिपस के लिए आप कौन सा टर्म यूज करते हो, टेरर ऑफ साउथ, टेरर ऑफ बॉम्बे, टेरर ऑफ बंगाल या फिर टेरर ऑफ हिमालयास। तो आपको पता है इकॉर्निया क्रैसिपस क्या है, एक हाइड्रोफाइट है, पानी में रहने वाला एक प्लांट है जो एक इन्वेजिव वीड है, जो है ना पूरे के पूरे पानी को कवर कर ले जाता है और नीचे जो हमारी फिशेस है, एक्वेटिक लाइफ है, उनके लिए ऑक्सीजन ही नहीं छोड़ता है। ठीक है, और इसका एक दूसरा नाम जो हम यूज करते हैं वो क्या है, टेरर ऑफ बंगाल है। अच्छा, आपने कभी ऐसा सोचा कि इसको टेरर ऑफ बंगाल ही क्यों बुला रहे हैं, ये आप सोचेगा, और अगर आपको इसका आंसर मिल जाए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि 20 में से आपका क्या स्कोर रहा। थैंक यू, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।